नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प IQ एकेडमी में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पेट का जो 2026 में एग्जाम होगा उसके लेकर हाई क्वालिटी के हम लोग करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट के 60 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन, जीके जीएस के 45 और करंट अफेयर लेटेस्ट जो है वो 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जीके जीएस में नेशनल और यूपी स्पेशल दोनों हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट। महोर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। महापलस उर्मी, महापलस उर्मी कि महापलस उर्मी कि महो उर्मी। तो इसका राइट आंसर होगा महापलस उर्मी। देख लीजिए इसकी व्याख्या। यह गुण स्वर संधि है क्योंकि यहाँ आ, देखिए महा में आ मिल रहा है, बड़ा आ, क्योंकि मात्रा बड़ा आ का लगा, उसके बाद ऊ मिल रहा है। तो आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनते हैं? आ और बड़ा ऊ मिलकर बनते हैं ओ बनते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा महोर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर, आप लोग याद रखिएगा। उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर। और सही वर्तनी जो इसकी है उर्मी, ये सही वर्तनी है। तो ये सही वर्तनी भी पूछा जाता है उर्मी का, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसलिए आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भिन्नार्थक शब्द पूछा गया। अब जो अवध का सही अर्थ क्या होता है? तो अब्ज का मतलब होता है बादल। अब्ज का मतलब होता है बादल। और अब्द का मतलब क्या होता है? अब्ज का मतलब होता है कमल। सॉरी मुझसे गलती, बाई मिस्टेक। अब्ज का मतलब होता है जा मतलब जन्म लेने वाला। जहाँ भी जा दिख जाए लास्ट में वहाँ जन्म से। और अब्ज मतलब होता है, अब मतलब होता है जल। तो जो जल में जन्म लेने वाला होता है उसे होते हैं कमल। और अबद मतलब होता है बादल, यानी देने वाला। जहाँ दा आ जाए वहाँ देने वाला रहता है, इस हिसाब से याद रखते हो। तो पानी कौन देता है हमें? बादल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा कमल और बादल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है? तो पक्षी स्त्रीलिंग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन संतान स्त्रीलिंग शब्द है। देख लीजिए व्याख्या। संतान शब्द जो है वो व्याकरण दृष्टि से हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे उसकी संतान अच्छी है, बुढ़ापा और पानी ये दोनों पुल्लिंग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अस्थावर का सटीक विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो अस्थावर का जो सटीक विलोम होता है वो जंगम। व्याख्या देख लिए। अस्थावर एक जगह स्थिर रहने वाले को अस्थावर कहते हैं और इसका सटीक विलोम जंगम होता है, चलने फिरने वाला। तो जड़ इसका मतलब जड़ का विलोम चेतन होता है, ये तो अलग होगा। जड़ दिख जाए तो उसका विलोम चेतन हो जाएगा, लेकिन कहीं अस्थावर देखता है तो उसका विलोम जंगम होगा। अस्थावर का जंगम। निम्नलिखित पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है सचीपति, अनंग, मनोज। सचीपति, हाँ सचीपति इंद्र का पर्यायवाची होगा। ये सॉरी मुझसे, ये रतिपति इनका नाम होता है कि रति के ये पति थे। सचीपति तो इंद्र का पर्यायवाची है। सची के अनंग मतलब इसलिए होता है, अनंग इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शंकर ने इन्हें जला दिया था, तो इनका शरीर जो था वो पूरा जल गया था, अंग पूरा इनका जल गया था, कुछ दिखता ही नहीं था, इसलिए इनका नाम हो गया अनंग। और मनमथ मतलब मन को हरने वाले, मन को काम भावना ये जगा देते हैं, तो इनका एक पर्यायवाची इस हिसाब से लगेगा मनमथ। और मनोज भी इनका नाम है। तो कामदेव के ये 3 पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे। सचीपति ये इंद्र का है। वह जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आप करते हैं वो उपकार जो नहीं मांगता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतज्ञ इसका भी राइट आंसर होगा। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और ना मांगने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। जो उपकार मान लेता है, ये उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आसमान पर चढ़ने के मुहावरे होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। जब किसी आपको अत्यधिक प्रशंसा कर देते तो वो आसमान पे चढ़ जाता है। व्याख्या देख लीजिए। जब किसी की झूठी अत्यधिक तारीफ करने पर उसे गर्वित कर दिया जाता है तो आसमान पर चढ़ना एक मुहावरा के रूप में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक प्रसन्न करना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का आप चयन, मैंने अनेकों ग्रंथ पढ़े हैं, नहीं अनेक होगा यहाँ पे, ये गलत हो गया।
कृपया मेरी बात सुनने की कृपया करें, यहाँ 2 बार कृपया आ गया तो 2 बार कृपया होता है तब भी गलत हो जाएगा। वह भारी भरकम भीड़ थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ थी, भारी के साथ भरकम भी नहीं लगता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब राइट आंसर इसका होगा डी, यह काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर है, ये राइट आंसर होगा। देख लीजिए, यह काम आप पर निर्भर है, ये इसका राइट आंसर होगा। और अनेक, अनेक स्वयं बहुवचन है, अनेकों गलत हो जाएगा। पहले वाक्य के लिए कह रहा है कृपया कृपया एक साथ नहीं आते, और भारी भीड़ होते हुए भारी भरकम नहीं होता है। जब भारी भीड़ है तो भरकम भीड़ हो जाएगा, भारी भरकम भीड़ ये ज़्यादा सेट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध रचना अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो ये काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी फेमस है। तो इसकी जो रचना की थी वो महादेवी वर्मा ने की थी। रश्मि ददन और इनके कई सारे संध्या गीत, ये सब महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। देख लीजिए, यह महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा का एक नाम और है आधुनिक युग की मीरा, ये महादेवी वर्मा का नाम है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है अतीत के चलचित्र, और भी इनके हैं नाम संध्या और ये सब करके कई सारी रचनाएं हैं। चलिए हिंदी के लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सामान्यतः क्या माना जाता है? तो गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1936 में। देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। यह कृषक जीवन का महाकाव्य कहलाता है। गोदान आप लोगों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अब चलिए यहाँ से जीके जीएस के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी का जल प्रबंधन के लिए ये था धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में स्थित धोलावीरा अपने उन्नत जल संचालन तंत्र और 3 भागों में बटे नगरों के लिए प्रसिद्ध था। इसे हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 3 स्थान थे ऐसे, एक ऊंचाई पे रहते थे जो अमीर लोग रहते थे, बाकी 2 लोग व्यापारी और काम मजदूर, ऐसे 3 भागों में बटा हुआ था। और जल प्रबंधन यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। वैसे भी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन नालियाँ ये सब अच्छी थी। देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किस घटना को इंगित करता है? तो ये करता है गृह त्याग। जब गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना घर छोड़ा था रात में, तो उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देख लीजिए गृह त्याग, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ द्वारा सत्य की खोज में घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली संतलन में दीवाने ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग, ये याद रखिएगा, दीवाने अमीर कोही को कृषि विभाग कहा जाता है। की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विभाग में दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो। कृषि को बढ़ावा देने और अकाल से निपटने के लिए यह विभाग बनाया गया था। अलाउद्दीन ने दीवाने ए मुफ्त खराज राजस्व बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? राजस्व विभाग बनाया था। उसका क्या नाम था? दीवाने मुफ्त खराज इसका नाम था। हल्दी घाटी का देख लीजिए, हल्दी घाटी युद्ध 1557 महाराणा प्रताप और किस मुगल सेनापति के साथ लड़ा गया था? तो ये सबको पता है, मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर की ओर से मुगल सेना के नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां ने किया था, और इधर से थे महाराणा प्रताप। देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही कालक्रम को पहचानिए। चलिए क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, मिलान वाला है, देखा जाएगा। देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाना गया था? ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वंदे मातरम इस बार 15 अगस्त में पहली बार लाल किले पर गाया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है और ये पूरा गाया गया है। पूरा नहीं गाया जाता था, उसके पीछे रीजन था क्योंकि जो सॉन्ग था उसमें नीचे देवी देवताओं का मतलब गायन हुआ है, देवी लक्ष्मी का और दुर्गा का, इन सब का वर्णन हुआ है। तो और जातियों को इससे ठेस पहुंचता था क्योंकि वो और देवी देवताओं का पूजा कर नहीं सकते थे, इसलिए कानून था ऐसा कि उसके कुछ ही पंक्ति ऊपर के 4 पंक्ति ही गाए जाएं। लेकिन इस बार पूरा गाया गया है और उसको लेकर कानून भी बन गया है। करंट में मैंने पढ़ा है ये चीज़, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, एक्टिव रहा करिए। ये वंदे मातरम इसलिए आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन में बनेगा और करंट से रिलेटेड है कि पहली बार कानून बन गया है। अगर आप वंदे मातरम की कहीं गाया जा रहा है और उसमें बाधा पड़ रहे हैं
तो आपको 3 साल की सज़ा हो गई। ये कानून बन गया है, तो याद रखिएगा। पहली बार कब गाया गया था ये? 1896 में, और कलकत्ता में ये पहली बार 1896 में गाया गया था। 1896 के अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, और 1911 में कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो जनगण मन पहले से, ये वंदे मातरम पहले गाया गया था, उसके बाद जन मन गण 1911 में। फिर देख ले, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती दल के नेतृत्व किसने किया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लाल कुर्ती का नाम जहां देखिए वो खान अब्दुल गफ्फार खान मार दीजिएगा। ये सबने अवज्ञा के दौरान लाल कुर्ती का नेतृत्व किया था इन्होंने, देख लीजिए। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनके संगठन का नाम खुदाई खिदमतगार था। ये क्वेश्चन अगली बार जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अधिवेशन के द्वारा प्रांतों में दैव शासन समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया था? दैव शासन समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिससे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद आर्टिकल लिए गए हैं, उसके बारे में देख लीजिए। दैव शासन को समाप्त कर दिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 के एक्ट में दैत शासन लगा दिया गया था। 1919 में दैत शासन लगाया गया था, जिसे 1935 के एक्ट में समाप्त कर प्रांतीय शाश्वतता दी और केंद्र में दैत शासन लगाया गया था। तो चलिए याद रखिएगा, 1935 की दैत शासन समाप्त कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सबको पता है, 1939। इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऐसे फैक्ट पेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, यूपी पेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1939। त्रिपुरी संकट सबको पता है, यहाँ सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के लिए चुन लिया गया था, लेकिन गांधी जी ने उसका विरोध किया था। त्रिपुरी संकट के बाद 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बोस ने वामपंथी विचारधारा वाले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 1939 याद रखिएगा। चलिए, इसमें से गलत युग्म कौन सा है? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, ये सही है। अभिनव भारत, बीडी सावरकर, ये भी सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये बीजी तिलक, ये गलत है, ये गलत है। इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी शायद। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बाल गंगाधर तिलक। और होम रूल एनी बेसेंट ने किया था। इनका पूरे भारत में था, और इनके साथ जो मिलकर किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका सिर्फ मद्रास साइड के एरिया में था, लेकिन इनका होम रूल एनी बेसेंट का पूरे भारत में चला था, याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बीजी तिलक, ये गलत है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी है कि 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने। इस समय और एक बड़ा कांड हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905। उस समय गवर्नर कौन था, ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे। देख लीजिए, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव, उनके बीच घटित क्रम को लगाइए। मतलब सबसे पहले क्या हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और 1942 में ही 8 अगस्त से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट मतलब पेट के, ना जो बहुत ज़्यादा टफ है, ना बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड। तो इस हिसाब से ये अगर डेली मैं नहीं ला पाता हूँ, अब मतलब कल मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए। कल एक टॉपिक लेकर आऊँगा, इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो यूपी के इम्पॉर्टेंट पर्सन है, उनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। लोग नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, और जैसे रिंकू सिंह को पूछ लिया, रवि किशन को पूछ लेता है, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे 15-20 में इम्पॉर्टेंट पर्सन के क्वेश्चन लाऊंगा। पीडीएफ तो ये सेम ऐसा ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर पीडीएफ चाहिए भाई, क्लास देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार भाई। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन ला रहा हूँ। अभी करंट अफेयर जो है वो लास्ट 6 मंथ के हैं, योजना जो है वो भी लेटेस्ट है। तो इसलिए अगर मटेरियल अच्छा मिल रहा है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप लोग। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट इन्हें कहा जाता था पहले। ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, ये दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जो 2004 सुनामी लहर में जलमग्न हो गया था। लगभग जलमग्न हो गया था, उसका टावर बचा है, बाकी तो वो जान लो ग्लेशियर पिघलने की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ ही रहा है।
तो जो छोटे मोटे द्वीप हैं वो डूब रहे हैं। और ये तो सबसे दक्षिणम पॉइंट पे था, तो अगर दक्षिणम पॉइंट टूटेगा डूबेगा तो सबसे पहले यही। देख लीजिए, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। और दक्षिण की गंगा जब कहा जाए तब कावेरी को कहा जाता है। ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है, दक्षिण गंगा तब गोदावरी, और दक्षिण की गंगा पूछ ले तो कावेरी। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यही हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जबकि दक्षिण गंगा को गोदावरी, तो जहाँ की हट जाए वहाँ कावेरी, जहाँ की लगा रहे वहाँ गोदावरी। याद रखिएगा ये फैक्ट। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है, तो अधिकांश वर्षा तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, वो सह्याद्री घाट से जो होकर जाता है और वो पूरे उत्तर भारत ये पूरा लंबा एरिया कवर करता है, उधर से ही बारिश ज़्यादातर होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग भारत के 75 से 80% जो वर्षा होती है जून से सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। जो ये भारत का ये एरिया है केरल वाला, ये पूरा इधर से ही मानसून जाके पूरा एरिया कवर करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसका याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो अफ्रीका में तो स्थित है सहारा मरुस्थल, लेकिन किस भाग में स्थित है ये पूछा जाता है। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी और नामिम मरुस्थल स्थित है। तो इसका याद रखिएगा कि ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस का होता है O3 की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो हमें हानिकारक यानी यूवी किरणों से बचाती है। जो सूर्य के यूवी किरणक होते हैं उनसे बचाती है, और CFC कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबसे इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। CFC इसका मेन कारण है, जो ओजोन परत को क्षरण कर रहा है। और 15 से 30 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है, इस एरिया में पाया जाता है 15 से 30 किलोमीटर के बीच में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, ये भी हम पढ़ा दिए। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाह करती है। इन्वायरमेंटल की क्लास चल रही थी, बंद हो गई बीच में, लेकिन 2-3 क्लास हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा, भूगोल में है वो। तो अगर वहाँ से देख लेंगे तो ये ऊर्जा का जैसे पूरा जाल है, फूड चेन है, ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस एक बार वीडियो देखेंगे ना, 4-5 वीडियो पड़ा है सिर्फ, अगर आप वो देख लेंगे तो उससे सारी चीज़ें मतलब मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो एक बार वो सीधा NCERT बुक से लिया गया है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं रहेगा और चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है, प्रावधान है, तो अस्पृश्यता जहाँ भी दिखे वो आर्टिकल 17 मार दीजिए। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 14 समानता के लिए है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता के लिए है। जो आर्टिकल 16 है वो अवसर की समानता के लिए रहता है, मतलब सबको अवसर मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। तो ये अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 16 समता और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब अब डॉक्टर कुछ ही जैसे सेना के अध्यक्ष वो ही लोग उपाधि धारण कर सकते हैं, बाकी और सबको तो हटा दिया गया। जैसे पहले लौह पुरुष, महात्मा गांधी, ये सब उपाधि अलग अलग मिल जाता करता था, ये सब खत्म कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है, DPSP तो सीधा सा मतलब है कल्याणकारी राज्य। संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने पढ़ा रखा है, एक बार आप विजिट करिए संविधान में जाकर देखिए। बाकी कंटिन्यू क्लास चल रही है, पर डे नहीं हो रहा है, लेकिन गैप करके जब नोट्स अच्छे से तैयार हो जा रहे हैं, ताकि नोट्स आपको अच्छे से तैयार हो जाए, जो भी क्लास लिया जाए वो कम्प्लीटली समझ में आए, तभी क्लास लिया जाता है। बाकी जो भी क्लास हो रहा है उसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाता है आप लोगों को। कल्याणकारी राज्य व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 बीच में वर्णित DPSP का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये राज्य का कर्तव्य है। आप ऐसा कुछ नहीं कि जो वहाँ पे लिखा गया है वो गवर्नमेंट पूरा ही करे, और गवर्नमेंट अगर नहीं पूरा कर रही है तो उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। उसमें ये भी विधान है कि DPSP को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये विधान याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए।
यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश इस पे एक्टिव हो जाएंगे, उन्हीं के अंडर में चीजें आ जाएंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ, उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया, तब सीजीआई एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उस समय ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, भारत का न्यायपालिका, ये सब हम डीपली पढ़ा चुके हैं। अगर एक बार आप देख लेंगे वीडियो, बस आप आराम से वीडियो देखते जाइएगा, लास्ट तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब ये पूछ लेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। 5 वर्ष आप लोग कभी नहीं लगाएंगे, बाकी मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। ध्यान दें, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में लगभग एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन 32, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति में हुई थी? तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति में। इसका ट्रिक है, 3 नाम है इनके, बलवंत राय मेहता, यानी 3 बार लिखा, 1 2 3, बाकी सब में 2 2 है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर जहाँ दिखे। अशोक मेहता, बलवंत मेहता में ही लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अशोक मेहता में 2 नाम है, इनमें 3 अक्षर है, तो इसका हो जाएगा त्रिस्तरीय। 1957 में इस समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2002 में। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि 6 से जो 14 वर्ष के बीच में है उनको शिक्षा देना अनिवार्य है ये। तो और फिर क्या बोलते हैं, डीपीएसपी में भी ऐड किया गया है कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा अपने बच्चों को शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष तक है तो उन्हें शिक्षा देना जरूरी ही है, ये उनका कर्तव्य बनता है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बने नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। भारत में पहली बार 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 1969, देख ले, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1934 अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। ये सब पॉइंट जवान पे आप लोग रख लीजिए। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था। 2016 का अधिनियम था और 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स इसको कहा जाता है। चलिए एक कुछ क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं वर्जिस कुरियन। श्वेत क्रांति के देख लीजिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो थे डॉक्टर वर्जिन कुरियन थे। स्वामीनाथन को जो कहा जाता है हरित क्रांति के जनक होते हैं, ये हरित के होते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये दूरी, प्रकाश की खगोलीय दूरी, मतलब प्रकाश की 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, देख लीजिए, रिफ्रैक्शन के कारण ये दिखाई देता है मुड़ा हुआ। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब प्रकाश एक माध्यम से हवा में प्रवेश करती हो तो थोड़ी मुड़ जाती है, ऐसे बदल जाती है, देखे होंगे, ऐसे जा रही है तो ऐसे जाती है ना, तो थोड़ा है ऐसे हो जाती है, ऐसे, इसलिए जब हम लोग आंखों से देखते हैं तो हम लोगों की रोशनी भी थोड़ी तिरछी हो जाती है। पीडीएफ थोड़ा इधर उधर बन गया है।
1 मिनट बस थोड़ा सा सेट कर लें। नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू, क्या हो गया यार, 1 मिनट भाई बस 1 मिनट। नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साइट्रिक एसिड। नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड सिरके, टाइट्रिक इमली, मतलब सिरके में, और इमली टाइट्रिक पाया जाता है इमली में, और लैक्टिक दूध दही में पाया जाता है। तो दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक। टाइट्रिक जब पूछे तो इमली, और एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके में। और जब जहाँ फल आ जाए, फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो याद रखिएगा साइट्रिक एसिड, नींबू और संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस यानी सूखा नामक बीमारी होता है? तो विटामिन डी। हड्डियों में ऐसे बहुत कमजोर हो जाते हैं। देख लीजिए, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिससे रिकेटस, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? काफी अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होती है, हड्डियों के बीच में जो बोन रहता है वहां से, अस्थि मज्जा में हड्डी है उसके बीच में एक ऐसे वो होता है वहाँ। अस्थि मज्जा व्याख्या देख लीजिए। वयस्कों में आरसीबी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में आरसीबी, मतलब ये जाके खत्म हो जाता है आरबीसी का, इसीलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी यहाँ ये खत्म होता है और आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कमेंट में आप लोग कर दीजिए बच्चों में कहाँ होता है, जब वो पेट में रहता है तो कहाँ निर्माण होता है, ये लोग आप बताएंगे, तब कहाँ आरबीसी का निर्माण होता है। अब कुछ स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जीके, तो सिर्फ हम लोगों को पूरा सिलेबस लेके चलना है। वैसे मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन कवर कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पर डे करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार और देख लीजिएगा। देख लीजिए, सत्रिया किस भारतीय राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। 15वीं शताब्दी में भक्ति संत शंकरदेव द्वारा स्थापित सत्रिया नृत्य असम का है। यह भारत के 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। तो ये इनका नाम रखिएगा संत शंकरदेव। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शंकरदेव डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, सत्रिय आसम पूछ लेगा, और अगर उसे और घुमाना होगा तो पूछ लेगा किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो शंकरदेव का नाम याद रखेंगे, और ये 8 में से शामिल है, जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें शामिल है। कोणार्क शिव मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये गंग वंश के शासकों ने करवाया था। उड़ीसा स्थित इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के जो राजा थे, राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। तो गंग वंश याद रखिएगा, और राजा जो थे नरसिंहदेव प्रथम, इनका नाम याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काफी चर्चित क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय जनेवा में है। जनेवा देख लीजिए। 7 अप्रैल 1948 में स्थापित WHO का मुख्यालय जनेवा में है। रोम में FAO और पेरिस में यूनेस्को का, ये फूड वाला, और ये यूनेस्को वाला पेरिस में है, जो वर्ल्ड हेरिटेज निर्धारित करती है। और अभी लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज स्थल भारत का कौन सा बना है, ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे। जो बना है उसका बुद्ध से कुछ संबंधित है, गौतम बुद्ध से कुछ संबंधित है। अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस और उबेर कप का दोनों का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। थॉमस कप पुरुषों में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जबकि उबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रतियोगिता है। तो थॉमस कप जो है वो पुरुष के लिए, याद रखिएगा, थॉमस पुरुष के लिए है, और उबेर किसके लिए है? महिलाओं के लिए। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1954 में किया गया था, याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1954 में पहली बार सी रामगोपालाचारी और सर्वपल्लम राधाकृष्णन और CV रमन को भारत रत्न दिया गया था। CV रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? ये कमेंट करिएगा आप लोग। 1948, तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जब भी पूछे तो हम लोग 25 जनवरी मार देंगे। मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी।
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इलेक्शन कमीशन की, यानी इंडियन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1950 को। अब यहाँ से यूपी स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पूछा जाता है, हमारा ये लक्ष्य है कि हर टॉपिक लेकर चलें, तो इसलिए शायद बोर हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। अभी करंट अफेयर आपको लेटेस्ट मिलेंगे। क्वेश्चन आपको लेवल के लग रहे होंगे। अगर यहाँ से क्लास जब भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले, एक दिन गैप के बाद प्रैक्टिस सेट हो जाया करेगा, तो बस यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लिया करिए। पेपर में बैठेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा, और देख रहे होंगे तो अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो किस लेवल का है। 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस सेट करने से कोई फ़ायदा नहीं भाई। 45 मिनट और 30 आधे घंटे में देख लें। अभी बस 10 क्वेश्चन बचा है, 5 मिनट लगेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो ये टोटल 9, यानी 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देख लीजिए 8 राज्य देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ। तो टोटल कितने? 9, जिसमें से 8 हैं राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 1 जिला और 1 उत्पादक। ODOP के योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का है? तो काला नमक सिद्धार्थनगर का है। सिद्धार्थनगर बुद्ध का महाप्रसाद कहे जाने वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट। बुद्ध का महाप्रसाद किस में पूछा जाता है? बताएं किस एग्जाम में पूछा गया? यूपी SSSC के पूछा गया था, फार्मासिस्ट के एग्जाम में, और काफी लड़कों ने इसे गलत किया। बुद्ध का महाप्रसाद कहे जाने वाले सुगंधित काला नमक चावल का संबंध सिद्धार्थनगर जिले से है। और गोरखपुर में जो गोरखपुर है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबको पता है, गोमती। घूमते जानते हैं हम लोग, गोमती नदी। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी यानी पीलीभीत के फुलहार झील से होता है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका हिमालय ग्लेशियर से नहीं, एक झील से इसका उद्गम होता है, गोमती नदी का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 52, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता दर में सर्वाधिक कुल साक्षरता और पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर में कानपुर नगर है। कुल और ओवरऑल पुरुष का पूछे, अगर पुरुष का पूछे तब भी गौतम बुद्ध नगर, ओवरऑल पूछे तब भी गौतम बुद्ध नगर। अगर लेकिन अगर पूछ ले महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो वो कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, अरे कानपुर। कानपुर महिलाओं के लिए कानपुर फेमस है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है। चित्रकला के विशाल संग्रहालय वाला भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के परिसर में स्थित है ये भारत कला भवन। 54 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। देख लीजिए, जिसमें महिलाएं सिर पर रथ के पहिए के ऊपर कई दीपक रखकर नृत्य करती हैं। काफी टफ होता है। अब यूपी के बजट से कुछ देख लीजिए। बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट में इजेक्ट पॉइंट दशमलव वाला तक पूछ लिया गया था। तो बजट अगर किसी के लिए पास होता है तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में गंगा एक्सप्रेस परियोजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये हुआ है 2057 करोड़ रुपए, जो कि अभी सूचना मिली है बरसात में कहीं कहीं दब गया है। जो इतने पैसे लगाकर हाईवे बना है, धंस रहा है, टूट रहा है हाईवे, और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और यूपी का सबसे बड़ा हाईवे है ये, काफ़ी पैसे भी इसमें खर्च हुए हैं। व्याख्या देख लीजिए। महाकुंभ 2025 और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए मेरठ से प्रयागराज तक बने इस एक्सप्रेसवे में 2025-26 में 2057 करोड़ का प्रावधान है, मतलब बन के तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जारी नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक में। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स, ये सब इंडेक्स पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक रहा है। 2026 जनवरी का लेटेस्ट है। 2026 के नवीनतम सूचकांक में कर्नाटक ने अपनी तकनीकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर
पुनः पहला स्थान बरकरार रखा है, इसके पहले भी यही था और इस बार भी। तो याद रखिएगा नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2026। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2023 में भारत में हुआ था, 2024 ब्राजील में, 2025 दक्षिण अफ्रीका और 2026 में यूएसए में आयोजन होने जा रहा है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2026 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नारी शक्ति बंधन ई वाहन योजना, नारी शक्ति बंधन ई वाहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं उद्यमियों को ई वाहन पर 50% सब्सिडी देना। 50% सब्सिडी मिलेगा, पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना पूछा जाएगा। पूछा गया था स्टाफ वाला कि मध्यांचल में कितने स्टाम्प पेपर पे कितने % की छूट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जब कोई नया कनेक्शनधारी कनेक्शन लेता है। तो इसमें भी ये पूछा जाएगा। महिला उद्यमियों को ई वाहन पर 50% सब्सिडी है। यह 2026 की नवीनतम योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं यानी EMSME जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे उद्यमियों को लॉजिस्टिक के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देना है ताकि आसानी से खरीद सकें। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश का पहला AI आर्टिफिशियल सिटी किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में। एकदम जबान पे रट लीजिए, AI सिटी किस शहर में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में? लखनऊ में। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने 2025-26 के लक्ष्य के साथ लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र के देश का पहला AI सिटी बनाने की परियोजना शुरू की है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नोएडा पहला सिटी है, नोएडा में है जो पहला वो फिल्म सिटी बना है नोएडा में। और फिल्म सिटी के बारे में जो एक आया है कि किस फिल्म पे सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, उस पर भी आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। फरवरी 2026 में संपन्न यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉलोअप किस क्षेत्र को सार्वजनिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त है? तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट जो हुआ है उसमें किसको सबसे ज़्यादा वो है, वो नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी वाले, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। 2026 के आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पार्कों के लिए नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लगभग 20% निवेश प्रस्तावित है। तो यूपी का लगभग 20% इसमें प्रस्तावित है। और रिन्यूएबल ऊर्जा में हम मतलब ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो लगभग 60% प्राप्त हो चुका है। हम लोग 60% लगभग 300 वाट हम लोग ऊर्जा मतलब सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा मिला के ओवरऑल 300 वाट हम लोग कवर कर लिए हैं, 60%। और लक्ष्य कितना है? लक्ष्य 2030 तक कितने का है? वो है 500 वाट का, 500 वाट का लक्ष्य है। तो चलिए बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही आप लोग मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। PDF वीडियो के बाद आप लोग लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।